नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों, यूपी टेट पेपर जूनियर लेवल के लिए सामाजिक अध्ययन विषय की एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही हमारे चैनल पर। आज प्रैक्टिस सेट 9 में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है। मतलब सूर्य से कौन सा ग्रह पास में वो पहले रखना है, जो सबसे दूर है सबसे बाद में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो दो बातें आप याद कर लीजिए कि सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, बुध। तो इस वाले ऑप्शन में बुध पहले नहीं दिया गया, तो यह तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। इसके अलावा तीनों ऑप्शन में बुध पहले दिया गया है। सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है वरुण, तो इस वाले ऑप्शन में अरुण दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं, तो क्या क्रम है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और फिर बृहस्पति फिर शनि अरुण वरुण। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। दो तरीके इसको याद करने के, 7-8 बार पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, याद हो जाएगा। नहीं तो इसकी एक ट्रिक है, और ये ट्रिक मुझे कहीं से मिली हुई है, मेरी बनाई हुई नहीं है। जिसने बनाई है वो बधाई का पात्र है। ट्रिक है बस पीएम बस अब। तो बस में जो शुरू में बस आया उसका मतलब है बुध शुक्र, फिर पीएम से पृथ्वी और मंगल, फिर बस से बृहस्पति और शनि, और अब से अरुण वरुण। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, यह भी बात आप याद रखिए कि जो अरुण ग्रह है इसको इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। यह भी बात आप याद रखिए, क्योंकि पेपर में कभी कभी इंग्लिश शब्द ही दे देगा हिंदी में छपा हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब क्षुद्र ग्रह पट्टिका के बारे में आपने सुना होगा, तो दोस्तों वो पाई जाती है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आता है। देखिए, ग्रहों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक होते हैं आंतरिक ग्रह जिनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, और एक होते हैं बाहरी ग्रह जिनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। तो जो शुरू के 4 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं, और जो बाद के 4 ग्रह हैं उनको बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह कहा जाता है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में ये आप दिखाई पड़ रही है, यही क्षुद्र ग्रह पट्टिका है। तो दोस्तों देखिए, पूछा गया आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आता है, तो जो शुरू के 4 ग्रह हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो पृथ्वी है इसमें, और बाकी ये तीनों नहीं है। ये तीनों कैसे ग्रह हैं, जोवियन ग्रह हैं, यानी बाहरी ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बृहस्पति शनि यूरेनस, यूरेनस का मतलब अरुण, और इसके अलावा आप याद रखिएगा इसमें एक और जोड़ लीजिए, नेपच्यून। तो इन चारों ग्रहों के बाहरी सतह पर छल्ले पाए जाते हैं। तो ये 3 ऑप्शन वाला एक ग्रुप दिया गया है, तो ऑप्शन ए इस प्रकार से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। तो लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग में इसका आंसर 27 दिन लगाएंगे। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगृह, इसी को राजगीर भी कहा जाता है। और जो हर्यक वंश का राजा उदयन था वो राजधानी को राजगृह से कहाँ ले गया था, मगध ले गया था, पाटलिपुत्र ले गया था। तो फिर पहली राजधानी राजगृह ही थी, बाद में ये राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। किसने स्थानांतरित करी, तो राजा उदयन ने स्थानांतरित करी। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। किसके बीच हुआ था, तो अशोक और कलिंग के शासकों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने फिर युद्ध और राजमोह से सब छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में वो चला गया। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। देखिए, चंद्रगुप्त नाम के कई शासक हुए, लेकिन यहाँ पर बात की जाएगी केवल गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश में 2 चंद्रगुप्त बहुत ही फेमस हुए, एक चंद्रगुप्त प्रथम और एक उनके बाद में जो हुए वो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, और इन्हीं के शासन में नवरत्न थे जिसमें कालिदास भी थे। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना की थी दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि बाबर के संग युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी का पानीपत की लड़ाई में, और इब्राहिम लोदी से पहले राजा थे सिकंदर लोदी। इन्होंने ही आगरा शहर को बसाया था, और बाद में इन्होंने आगरा को राजधानी भी बनाया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को संरक्षण कौन करता है। अब मान लीजिए आपको जो मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है, या आपको वो अधिकार प्रदान ही नहीं किए जा रहे हैं जमीनी स्तर पर, तो आप कहाँ जाएंगे, आप उनको
लेने के लिए कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे, यानी कि न्यायपालिका। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली इकाई क्या है? देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलती है और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली किस समिति ने दी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी। मैंने आपको इसकी ट्रिक क्या बताई थी कि त्रिस्तरीय का मतलब 3 स्तर, और बलवंत राय मेहता के नाम में भी 3 शब्द हैं, बलवंत राय मेहता, तो इन्होंने दी थी। तो इसमें जो 3 स्तर होते हैं वो कौन कौन से? देखिए, ये जो लिखे हुए हैं, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, यही 3 स्तर होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें ऊपर से नीचे के क्रम में, घटते क्रम में, तो सबसे ऊपर आती है जिला परिषद नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आती है पंचायत समिति और नंबर 3 पर आती है ग्राम पंचायत, यानी कि सबसे निचली इकाई पूछी गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध मुगल इमारत ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ताजमहल किसने बनवाया था, कहाँ है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के जो प्रमुख वास्तुकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन का उदाहरण है? देखिए, लू, चिनूक और शिराको, ये सभी जो हवाएं हैं ये गर्म हवाएं हैं, लेकिन जो मिस्ट्रल है वो ठंडी स्थानीय पवन का नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? देखिए, 3 तरीके की सूचियां होती हैं, मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है। एक होती है संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास में होता है। दूसरी होती है राज्य सूची, जिसमें कानून बनाने का या नीतियां बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। और तीसरी होती है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों नीतियां बना सकते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। अब आपको पता ही होगा हर प्रदेश की अपनी पुलिस होती है, तो ये तो नहीं होगा समवर्ती सूची में। फिर दूसरा है बैंकिंग और विदेशी मामले, तो यही बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी समवर्ती सूची। नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बैंकिंग और विदेशी मामले दिया गया, तो विदेशी मामले और बैंकिंग तो संघ सूची का विषय है, तो ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। शिक्षा और वन इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि शिक्षा और वन से संबंधित कानून और नीतियां राज्य सरकार भी बनाती है और केंद्र सरकार भी बनाती है। और कृषि और भूमि राजस्व जो है ये राज्य सूची के विषय है, तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। तो ऑप्शन डी जो लिखा है कृषि और भूमि राजस्व, ये राज्य सूची के विषय है। बैंकिंग और विदेशी मामले संघ सूची के विषय है। और ऑप्शन सी जो है शिक्षा और वन, ये जो है समवर्ती सूची के विषय है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो कौन करेगा? जो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? देखिए, हा से होता है हेनसांग और हा से होता है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था हेनसांग। फाह्यान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के संतों के संदर्भ में विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, याद रखिए कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, रामानुजाचार्य जी ने ही विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन सी सही होगा। और वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो ये सारे जो भी मत हैं इनके प्रतिपादक आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों की गति के संदर्भ में कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज दिशा में अपना धुरी पर घूर्णन करता है? देखिए, सौर मंडल के सभी ग्रह केवल 2 ग्रहों को छोड़कर पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि कौन से ग्रह विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो ऑप्शन बी ही आपको सिलेक्ट करना है, शुक्र और अरुण। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 44 इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सही जवाब है ऑप्शन बी, चंदेल राजवंश। अगला प्रश्न है, भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 11। और भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड, ऑप्शन सी सही होगा। और असम का एक फेमस त्यौहार कौन सा है? बिहू, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न, तमाशा और लावणी किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध पारंपरिक लोक रंगमंच और नृत्य रूप हैं? तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये नरेगा का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, याद रखिए। कब लागू हुआ था? देखिए, पारित होना और लागू होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो पारित तो ये हुआ था 2005 में, पर लागू हुआ था ये दोस्तों 2006 से, और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मतलब इसका नाम हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिनको भी आवश्यकता हो उन तक हमारा वीडियो शेयर भी जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में किस वायसराय के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड, कब हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919। लेकिन किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय वायसराय। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन था? तो एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी वो था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों हर पेपर के लिए, तो आपके पेपर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओपेक। अब ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका मुख्यालय है दोस्तों ऑप्शन बी, वियना। वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है और वियना में ही इसका मुख्यालय है ओपेक का। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी टॉपिक या प्रश्न से संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपकी समस्या का निस्तारण जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरियोरस बल के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली पवनें अपनी मूल दिशा से किस ओर विक्षेपित हो जाती हैं? देखिए, सबसे पहले बात की जाए कोरियोरस बल, तो ये क्या होते हैं? तो एक प्रकार का ये आभासी बल है जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। अब इसको याद कैसे करना है? देखिए, दक्षिण का मतलब होता है दायां, तो दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा कर दीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में पवनें किस ओर विक्षेपित होंगी? बाईं तरफ। तो फिर उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।